हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज़ जो सितंबर के थर्ड वीक का से करंट अफेयर्स कवर किया है हमने। ये फर्स्ट लेक्चर है, राइट। और इस फर्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं जो कि थर्ड वीक के सितंबर के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो देखते हैं वो टॉपिक्स क्या हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने लिया है ओजोन से रिलेटेड, क्योंकि ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड अगर कुछ हो रहा है तो वी नीड टू हैव अ track of that those developments. The first thing is that 16th of September is observed as the International Day for Preservation of Ozone Layer. मीन्स ओजोन डे के लिए हमने 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, राइट। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बाकी सारे कंट्रीज़ को फोर्स करता है और ऑब्लिगेट करता है कि वो सारी कंट्रीज़ ओजोन के प्रिजर्वेशन के लिए, ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगी, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूएन के सारी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है और रेटिफाई किया है, ओनली प्रोटोकॉल, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें COP26 से रिलेटेड है। COP26 इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इंडिया ने कुछ इसमें रेजोल्यूशंस लिए हैं COP26 में जो कि ग्लासगो में हुआ है, ठीक है। ग्लासगो विच इज़ इन यूके, राइट। ये ग्लासगो में हुआ है और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे पंचामृत का एक आइडिया दिया था, जिसके अंदर एक लाइफ इनिशिएटिव भी था। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसकी बात कही थी वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि लाइफ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द इवेंट, तो आप COP26 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पंचामृत भी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जैसा होगा आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट काफ़ी ज़्यादा होती है शहरों में, मोस्टली शहरों में, क्योंकि शहरों में बिज़नेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कूलिंग के लिए फिर वहाँ पे एयर कंडीशनर्स होंगे, ठीक है ना। और एयर कंडीशनर्स को चलाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो इंडिया कूलिंग प्लान जो है वो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का आइडिया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसा आइडिया है जिसके अंदर कूलिंग में जो एनर्जी खर्च होती है, जो कंज्यूम हो गया एनर्जी, उसको कम से कम करना है, मिनिमम रखना है। तो ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है। और हमारा नेट ज़ीरो का एमिशन का नेट ज़ीरो हमने 2070 तक अचीव करने का टारगेट रखा है। तो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए को ये काफ़ी खलता है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड चाइना के बाद हम सबसे बड़े पोल्यूटर हैं, मतलब सबसे बड़े गैस CO2 इमिट हम करते हैं चाइना के बाद। स्टिल वी हैव डिसाइडेड टू रीच और अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। बट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हमारी पॉपुलेशन को देख करके पर कैपिटा जो एमिशन है CO2 का वो बहुत ही कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में। तो हमने अगर 2070 रखा है, सो देयर इज़ नो हार्म इन दिस, राइट। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि आखिर यह है क्या। सॉरी। Montreal Protocol is a worldwide agreement to stop the production of substances causing ozone depletion. अब ओजोन डिप्लीशन के लिए CFC जानते हैं आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। और भी कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन को हार्म करते हैं और ओजोन में होल करते हैं, राइट। ओजोन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट। तो इसके अंदर ओजोन लेयर होती है जो कि अर्थ से आने वाली UVs, अल्ट्रावायलेट रेज़ को फिल्टर कर देती हैं, जो कि हमारे को हार्म नहीं करते। अल्ट्रावायलेट रेज़ अगर सीधे हम तक पहुँच जाए तो लोगों को स्किन कैंसर हो जाएंगे। तो इसलिए ओजोन का होना इट्स ए प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसमें गुड ओजोन और बैड ओजोन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये 1987 में साइन किया गया था, राइट। एंड इज़ अ टू डेट ओनली UN ट्रीटी दैट हैज़ एवर बीन रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री ऑन अर्थ। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि वो कौन सा ऐसा ट्रीटी या प्रोटोकॉल है जो कि UN की सारी कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। रेटिफाई करने का मतलब होता है जैसे इंडिया जाए और किसी ट्रीटी को या प्रोटोकॉल को साइन कर ले, ठीक है ना। प्रोटोकॉल को साइन कर ले तो उसमें क्या होगा, वो साइन तो करके आ जाएगा इंडिया यहाँ वहाँ पे उस इंटरनेशनल फोरम पे, पर वहाँ से इंडिया अपने पार्लियामेंट में आएगी,
ठीक है। और पार्लियामेंट में जब सारे मेंबर्स मतलब मेजॉरिटी से जब उसको एग्रीमेंट दे देंगे तब उसको कहते हैं रेटिफाई करना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि साइन करना और रेटिफाई करना, देयर इज़ ए डिफरेंस। तो मतलब इंडिया वर्ल्ड के सारे पार्लियामेंट्स ने, यूएन के जितने मेंबर्स उनके सारे पार्लियामेंट्स ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अग्रीमेंट दे दिया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग, मतलब दुनिया की सारी कंट्रीज़ जो है वो इस बात पे सहमत है कि ओजोन को बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। देन इट हैज़ लेड टू फेज आउट ऑफ 99% ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के फ़ायदा क्या हुआ है, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स थे उसको फेज आउट कर दिया गया है, 99% ऑफ देम। उसमें से एयर कंडीशनर्स के जो अंदर हम एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस भरते हैं कूलिंग के लिए, वो गैस ओजोन को हार्म करता है। और इंडिया इज़ ए पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस 1992, मतलब इंडिया ने 1992 में इसको रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते, नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर में ओजोन लेयर तो हम जानते हैं कि ये एक O3 है, मतलब ऑक्सीजन का ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ही O2 के अंदर एक और ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये बन जाता है O3, राइट। और ये ओजोन मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है। तो इसके अंदर एक तो गुड ओजोन वो है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। और एक बैड ओजोन है, ये ग्राउंड लेवल पे रहता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, सॉरी, अगर आप इसको देखें यहाँ से तो यूल सी कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है अर्थ पे, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड है अर्थ पे, और यहाँ पे ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। और जैसे कि ये पेंट हो गया, ये एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलेटाइल हो सकता है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और सनलाइट, तो सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर ग्राउंड पे जो ओजोन बनाते हैं दैट इज़ बैड ओजोन, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है और अदर जो भी लिविंग बीइंग है उनके लिए ये हार्मफुल होता है। तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होना चाहिए। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है तो वो हमारे काम की चीज़ है, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। पर अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन है सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, राइट। तो इसके ही सो दैट वाज अबाउट ओजोन। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी। तो यस, हम आगे देखते हैं। सो व्हाट इज़ अबाउट नेक्स्ट अबाउट व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। देन एक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे कमेंट सेक्शन में दें, बट आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन हेयर ओनली। तो ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये 2015 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप अभी जस्ट मैंने कवर किया कि अगर ओजोन से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। पर मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो बाकी जो ऐसे हैं, सॉरी, तो ये इसका आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। पर जो बाकी के जो ये ऑप्शंस हैं ये इसको मैं ज़रा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ब्रेटन वुड्स, जो आप जानते हैं कि आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतना डिस्ट्रक्शन हो गया था और इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी, तो इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की को इस्टेब्लिश किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि ओजोन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। और नगोया प्रोटोकॉल जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, जो जीन्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं और जो हमारे पास जो भी जीन पूल है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सबके उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल है। तो ये चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट टॉप, कॉमनवेल्थ, सबने अभी जैसे काफ़ी न्यूज़ में था कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसकी वजह से। तो अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स समझते हैं या फिर हमने उसको देखा है तो हमें कॉमनवेल्थ के बारे में पता होगा। कॉमनवेल्थ एक्चुअली जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे उस समय जब उनको फ्रीडम मिली, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेसिकली, तो उसके बाद वो सारी कंट्रीज़, क्योंकि उन सब के जो ट्रेड थे वो ब्रिटिश से कनेक्टेड थे, क्योंकि ब्रिटिश ने सबको रूल किया था और सबका ट्रेड अपने आप से
यूके से कनेक्ट कर दिया था, तो उस केस में सारी कंट्रीज़ के जो ट्रेड थे वो जुड़े हुए थे, और इमोशनली भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो आप समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश के इतने क्लोज थे कि उनकी स्टोरीज़ एडवीना और अपने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की स्टोरीज़ तो सोशल मीडिया पे एक हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा होता है। तो आप समझते हैं कि लोग कल्चरली और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्शन, ट्रेड रिलेशंस, तो इन सब की वजह से लोग ना ऐसे मतलब छूट नहीं पाए। ऐसे कहते हैं कि गुलामी एकदम से छूट जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे अरे मेरे को छोड़ क्यों दिया, तो वो लोग क्या है कॉमनवेल्थ से जुड़े रह गए, राइट। तो इस तरीके के 56 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ से जुड़े रह गए, अभी भी हैं, करेंटली 56 कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए कभी कभी हमेशा ये चलते रहता है कि हमें आज़ादी दो, या फिर वील ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉमनवेल्थ, तो ऐसे चलते रहता है। तो कॉमनवेल्थ का जो है वो स्टैब्लिशमेंट हुआ था लंदन डिक्लेरेशन विच वॉज इन 1949, मीन्स 1949 में कॉमनवेल्थ बना है, राइट। तो उसके बाद कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मोस्टली कॉमनवेल्थ में, आप समझते हैं कि पूरा अफ्रीका जो है उसके अंदर फ्रांस एंड यूके ने पूरा कैप्चर कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास तक, और वही दोनों कंट्रीज थे मोस्टली जो जिनका मेजर शेयर था अफ्रीका में। तो उसमें से यूके का भी काफ़ी शेयर था। तो उसमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका में, और कुछ यूरोप में भी है, जैसे साइप्रस है, माल्टा है। यूके तो है ही कॉमनवेल्थ का मेंबर। कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये सारी कंट्रीज स्टिल अभी कॉमनवेल्थ की मेंबर्स हैं, राइट। और अभी आप जैसे आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल अभी यूके की जो क्वीन है उसको अपना क्वीन मानती है। अभी जैसे क्वीन के डेथ के बाद ऑस्ट्रेलियन लोगों ने कहा कि हमें क्वीन नहीं चाहिए, हम अपने आप को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि इंडिया एक रिपब्लिक है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे अभी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू, तो वो इलेक्ट हुई हैं, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है। लोगों ने मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इंडिया में प्रेसिडेंट का, पर लोग चुनते हैं एमपीज़ एंड एमएलएस को, और फिर वो एमपीज़ एंड एमएलएस वोट करते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो वी आर रिपब्लिक। बट यूके में क्या है कि वो रिपब्लिक नहीं है, दैट इज़ मोनार्की। मतलब वहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम है कि मैं अगर किंग हूँ, हेरिडिटरी सिस्टम है कि अगर मैं किंग हूँ तो मेरा बच्चा या मेरा लड़का या मेरी लड़की ही किंग या क्वीन बनेंगे। तो दिस इज़ द मोनार्की सिस्टम एंड सम इंडिया इज़ रिपब्लिक। तो लेकिन जो 56 कंट्रीज़ है इसके अंदर 3 टाइप्स की कंट्रीज़ होती हैं। एक तो वो जो मोनार्की हैं, दूसरे जो रिपब्लिक हैं, और तीसरे वो जो रियल्म्स हैं, ठीक है। अब मोनार्की तो यूके है एक, और भी कुछ मोनार्की हैं जैसे कि ये आप देखिए, ये 5 कंट्रीज़ और हैं, जैसे ब्रुनेई दारुसलाम है, एस्वातिनी है, लेसोतो है, मलेशिया है, टोंगा है। ये सारी क्या है, अपने आप की इनकी एक मोनार्की है। उसके बाद रिपब्लिक है जैसे इंडिया है, ठीक है ना। तो ये इंडिया उसमें रिपब्लिक में। रेल्स में क्या है, ये सारी कंट्रीज़ है जैसे कि एंटीगुआ है, ठीक है, बाबूदा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहामास है, बेलीज़ है, कनाडा है, ग्रेनाडा है, जमाइका है, ये सारी बहुत से, न्यूजीलैंड है। ये सारी कंट्रीज़ क्या है, ये रेल्म्स है। मतलब ये सारी कंट्रीज़ खुद को मतलब यूके की क्वीन को ही अपना क्वीन मानते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद ओके, ये कॉमनवेल्थ के बारे में था। उसके बाद इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये 2010 में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। तो कॉमनवेल्थ हैज़ नो चार्टर, ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेन ऑल द टेरिटरीज कंट्रीज वंस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर ऑटोमेटिकली जॉइन द कॉमनवेल्थ एज इट्स मेंबर्स। तो ये 2 है और आपको चूज़ करना है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं आई थिंक मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, तो इसलिए आई थिंक ये आपको पता हो जाना चाहिए पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके को है जो आई मीन जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर कोई चार्टर नहीं है। चार्टर इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब सेट ऑफ रूल्स जिसको हर कंट्रीज फॉलो करना ही करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ है तो हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। पर जो कॉमनवेल्थ है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लंदन ट्रीटी से, लंदन एक्ट, यहाँ पे लंदन ट्रीटी है, लंदन डिक्लेरेशन 1949। पर ये एक इसके कोई चार्टर नहीं है, राइट। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। और दूसरा कि सारी कंट्रीज ऑटोमेटिकली बन गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइन करने का ऑप्शन था, ठीक है। ऑप्शन ए था कि वी वांट टू ज्वाइन, ऑप्शन 2 था कि यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो इसलिए यानी कि यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएम प्रणाम,
राइट, मीन्स प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को कम करना, मतलब गवर्नमेंट की जो इस पे एक्सपेंडिचर है सब्सिडी के ऊपर उसको कम करना। अब ये क्या है सब्सिडी, वो आपको देखना चाहिए कि टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र, दिस इज़ द एम ऑफ दिस स्कीम, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि इस साल मतलब 2022 के अंदर 2.25 यानी कि 2.25 लाख करोड़ ये एक सब्सिडी का खर्चा होने वाला है, विच इज़ 39% हायर दैन द लास्ट ईयर्स। मीन्स 21 के अंदर जो खर्चा था 1.62 लाख, इसका 39% एक्स्ट्रा है, प्लस है, ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि इतना खर्चा अगर सब्सिडी पे जा रहा है फर्टिलाइज़र के ऊपर तो वी शुड हैव अ थिंक ऑफ इट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। स्कीम में क्या होगा कि कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ किए जाएंगे जिससे फर्टिलाइज़र की जो कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए और उसको यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या है, नैनो यूरिया। अभी तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि नैनो यूरिया कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ों को यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो कम करेगी ये सब। तो गवर्नमेंट का ये जो टारगेट है कि सब्सिडी पे जो खर्चा है गवर्नमेंट का जो कि 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुका है 2022-23 के लिए, मतलब जो करंट ईयर है, रनिंग ईयर है उसके लिए। तो इसको कम करने का जो टारगेट है वो है पीएम प्रणाम स्कीम। इसके लिए बजट में कोई अलग से प्रोविज़न नहीं होगी, कोई अलग से बजट इसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए कुछ बजट नहीं होगा इसके लिए अलग से। जो ऑलरेडी जो बजट है फर्टिलाइज़र्स के लिए उसी पे इसको रन किया जाएगा। आइडिया इज़ टू यूज़ नैनो फर्टिलाइज़र, नीम कोटेड यूरिया, ये सब यूज़ करके और इस एक्सपेंडिचर को कम करना है, राइट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सिडी बर्डन ऑन गवर्नमेंट कितना है, आखिर गवर्नमेंट कितना सब्सिडी पे करती है लोगों को और कैसे पे करती है। तो एक इसका एग्जांपल आप देखने के लिए आप समझ सकते हैं कि 5,922 रुपये पर टन जो है यूरिया का कॉस्ट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। मतलब प्राइस जो मार्केट प्राइस है यूरिया का वो फिक्स्ड है 5,922, राइट। लेकिन इसका जो कॉस्ट है अगर मैन्युफैक्चरर को सरकार पे करती है 17,000 रुपये, मतलब 12,000 पर टन जो है सरकार पे करती है एक्स्ट्रा एज ए सब्सिडी मैन्युफैक्चरर्स को। मतलब अगर ये पे ना किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि फार्मर्स जो है वो 17,000 रुपये की यूरिया खरीदेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि गेहूं की प्राइस कहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। और गेहूं ही नहीं और भी जो भी हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा। तो इन सब की वजह से सब्सिडी प्रोवाइड करके एक रीज़नेबल रेट मेंटेन किया जाता है मार्केट में, ताकि लोगों के ऊपर जो वैसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनफैक्ट अभी जो 5 रुपया 6 रुपया ये ऑलमोस्ट है पर केजी यूरिया, इसके अंदर भी अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है पीडीएस के थ्रू लोगों को सस्ते गेहूं और चावल और दूसरे अनाज देती है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉवर्टी का लेवल इतना हाई है, इतने ज़्यादा लोग पुअर हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सरकार को ये सब करना पड़ता है। पर इस सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर उसको कम करने के लिए स्कीम लाई गई है, क्योंकि ये सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर यूरिया अगर इंपोर्ट किया जाए तो 23,000 रुपये पर टन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम हो जाएगी, राइट। उसके बाद जो सब्सिडी देती है सरकार यूरिया के लिए या फिर दूसरे फर्टिलाइज़र्स के लिए, उसमें क्या होता है कि पहली बार तो यूरिया का जो है वो प्राइस फिक्स्ड है, सरकार फिक्स्ड करती है, और उसके जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो देती है सरकार एज ए सब्सिडी मैन्युफैक्चरर्स को, नॉट पीपल। लोगों को नहीं जाता, वो मैन्युफैक्चरर्स को जाता है। दूसरे जो फर्टिलाइज़र्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो है डीएपी जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। तो डीएपी वाली जो है मार्केट डोमिनेटेड, मार्केट रेगुलेटेड प्राइस रेट पे बिकता है। मतलब मार्केट में अगर इसकी अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा रहता है। पर वहाँ भी एक फ्लैट रेट पे गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे भी सब्सिडी देती है, राइट। तो वो पर टन सब्सिडी रेंज फ्रॉम 10,000 से 24,000 पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए सरकार यहाँ पे सब्सिडी देती है इन फर्टिलाइज़र्स को भी। तो आप समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। तो अगर हम कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं और नैनो यूरिया यूज़ कर सकते हैं और नीम कोटेड यूरिया यूज़ कर सकते हैं, और एफिशिएंट वे हम ढूंढ सकते हैं जिससे हम जो यूरिया अभी खेतों में से छिड़क देते हैं उसकी वजह से कितना लॉस होता है, तो वो सब लॉस ना हो और सही तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए,
तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद so this is the end of this video. I hope you must have liked this video. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you.